हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर पे जब हमने लेक्चर बनाया था जिसमें हमने सीटी वैल्यू की बात की थी, उसमें भी पीसीआर का हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ था। लेकिन आज डिटेल में इस मेथड को समझेंगे कि क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि पीसीआर होता क्या है, व्हाट इज पीसीआर। तो पीसीआर बेसिकली क्या है, एक तरह का मेथड है। और इस मेथड में होता क्या है कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड को पीसीआर प्रोसेस या मेथड के थ्रू एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, पीसीआर क्या है, एक तरह का मेथड है। और इसमें क्या किया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लिक एसिड मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में वो आरएनए भी हो सकता है और वो डीएनए भी हो सकता है। अब ये आरएनए डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बैक्टीरिया का है, वायरस का है, फंजाई का है, एनिमल का है या प्लांट्स का है, डजेंट मैटर। पीसीआर नहीं देखती है कि जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड किसका है, उसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार करनी है। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इट इज़ अ मेथड through which a segment of nucleic acid, whether it will be RNA or DNA, amplified into a millions of its copies। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। दूसरी बात करते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की। पीसीआर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि पीसीआर मेथड प्रोसेस को शुरू करके या रन करने के लिए कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो चाहिए, जिनके बिना पीसीआर रन नहीं हो सकती या ये मेथड पूरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो वो डीएनए सैंपल होना चाहिए, जिस डीएनए या आरएनए का आपको एम्पलीफाई करना है, या आरएनए की या डीएनए की बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। यहाँ इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। इसी तरह के डीएनए या आरएनए में से डीएनए के कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया जाता है पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई करने के लिए। ध्यान रखना ये चीज़ कि किसी भी पीसीआर मेथड में ओनली सेगमेंट ऑफ, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर आरएनए, इसको एम्पलीफाई किया जाता है, ना कि कंप्लीट डीएनए या फिर आरएनए को। क्या किया जाता है? एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है उसको उसकी नंबर्स या उसकी संख्या में बढ़ोतरी करना। ठीक है, एम्पलीफाई समझ में आ गया। पहला पॉइंट जो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट में पहले आपके पास क्या होना चाहिए? डीएनए सैंपल होना चाहिए, डीएनए सेगमेंट, जो कि आपको एम्पलीफाई करना है, जिसकी आपकी बहुत सारी कॉपी तैयार करनी है। दूसरा होना चाहिए प्राइमर। प्राइमर का काम क्या होता है कि जब, अभी हम बात करेंगे डिटेल में आगे, ठीक है, वहाँ समझेंगे, वहाँ आसानी से समझ में आ जाएगा डायग्राम के थ्रू। न्यूक्लिक एसिड और टैक पॉलीमरेज, मिक्स बफर एंड पीसीआर ट्यूब। ठीक है, और ये है थर्मल साइक्लर, जो कोई ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और वो सॉफ्टवेयर भी इसको क्या करता है, सारे के डाटा फीड करके वो इसे कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट है। अब हम समझते हैं कि डीएनए सैंपल तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड और टैक पॉलीमरेज, इनका क्या रोल होता है पीसीआर मेथड में, ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आएगा हमें यहाँ। अब देखो, पीसीआर की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो 3 स्टेप स्टार्ट होकर कंप्लीशन होने तक उसको 3 स्टेप में कंप्लीट होती है वो। सबसे पहला काम होता है उसका डीनेचुरेशन। मतलब पहला जो स्टेप है पीसीआर मेथड में वो है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि दो सेगमेंट जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये हीट किए जाते हैं 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ये दोनों फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स का अपने आप में अलग हो जाना या आप एक दूसरे से अलग हो जाना कहलाता है डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप आता है जिसके लिए टेम्परेचर कम किया जाता है,
55 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रखा जाता है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो प्राइमर हमने बात की थी ना ऊपर, जो प्राइमर कंपोनेंट्स में कि प्राइमर चाहिए होते हैं, यहाँ पे देखो ना ये, ठीक है, ये प्राइमर। तो ये जो प्राइमर्स हैं अब वो यहाँ जिक्र आएगा। ये प्राइमर बेसिकली क्या होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए ही होते हैं जो जिस डीएनए को हमें एम्पलीफाई करना है, जिस डीएनए की हमें कॉपी तैयार करनी है, उस डीएनए के साथ जुड़ सके या उसके पूरक हों, ऐसे सेगमेंट होते हैं और ये ज़रूरी है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही ये दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, प्राइमर्स क्या करते हैं, जो कि मिक्स बफर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। मिक्स बफर मतलब क्या होता है ये, ठीक है। तो ये जो मिक्स बफर है इसका मतलब क्या है, ये जो एक तरह का कल्चर होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड भी होते हैं, प्राइमर्स भी होता है, डीएनए सैंपल भी होता है, टैग पॉलीमरेज भी होता है, ठीक है। और ये सारा का सारा मिक्स बफर डाला जाता है किसमें, पीसीआर ट्यूब में। फिर पीसीआर ट्यूब को थर्मल साइक्लर में फिट कर दिया जाता है और इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। तो ये जो प्राइमर जैसे ही ये स्ट्रैंड अलग हुए, प्राइमर इसके साथ अटैच हुए, तुरंत क्या होता है यहाँ पे टैग पॉलीमरेज, जिसको जनरली हम पॉलीमरेज कहते हैं, ये बेसिकली टैग पॉलीमरेज होता है जो इकोलाई बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और इसकी खासियत होती है कि ये हीट रेसिस्टेंट होता है। हीट रेसिस्टेंट का मतलब है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे कि 95 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस। तो इतने हाई टेम्परेचर पर ये डिग्रेड ना हो ये एंजाइम, इसीलिए क्या होता है टैग पॉलीमरेज को यूज़ किया जाता है। और ये हमने क्या बोला कि ये क्या होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है। तो जैसे ही इसमें प्राइमर ऐड हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग। तो एनीलिंग का मतलब होता है आफ्टर सेपरेशन, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के अलग होने के बाद जब प्राइमर उसके दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स पे ऐड होते हैं, तब उस प्रोसेस को कहा जाता है एनीलिंग। एनील मतलब एक तरह से जुड़ना या चिपकना। जैसे ये प्राइमर ऐड हो जाते हैं, तुरंत टैग पॉलीमरेज क्या करता है, इन दोनों स्ट्रैंड को आगे की तरफ एक्सटेंड करना स्टार्ट कर देता है इन्हीं की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, और आगे के लिए जब ये इनको एक्सटेंड करता है स्ट्रैंड को, नए स्ट्रैंड बनाता है, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। क्योंकि डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड भी तो होने चाहिए बनाने के लिए, इसीलिए क्या होता है इसमें डीएनटीपीज या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इसमें ऐड किए जाते हैं। तो ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ से इन डीएनटीपीज को या न्यूक्लियोटाइड्स को उठा के इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एज पर द कॉम्प्लीमेंट्री रूल इनको ऐड करता जाता है, और इस तरह से ये स्ट्रैंड जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में, ये क्या लिखा है यहाँ पे, पीसीआर 1 साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे डीएनए के एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं। आपको समझ में आ गया कि कंपोनेंट किस तरह से यूज हुए। सबसे पहला स्टेप, डीएनए के 2 जो स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं सीढ़ी के जैसे, वो दोनों पहले अलग हो जाते हैं। और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 95 डिग्री सेल्सियस के प्लस 1-2 डिग्री प्लस माइनस रहता है, ठीक है। फिर टेम्परेचर को लोअर डाउन किया जाता है ताकि जो प्राइमर्स हैं जो ऐड किए गए हैं मिक्स बफर में, वो इस अलग हुए स्ट्रैंड के साथ जुड़ सकें ताकि ये नया स्ट्रैंड से बनना स्टार्ट हो। जैसे ही यहाँ पे प्राइमर ऐड होते हैं, प्राइमर ऐड होते ही टैग पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनपीज को यूज़ करके स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही स्ट्रैंड धीरे धीरे बनते हैं, वैसे ही लास्ट में क्या होता है, 2 नए सेगमेंट डीएनए के बनकर तैयार हो जाते हैं। या हम कहें कि डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की 2 कॉपी तैयार हो जाती हैं। तो स्ट्रैंड्स का जो बनना है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंड होना मतलब बढ़ना, ठीक है। इसके लिए चाहिए होता है 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो नए जो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, उनको सिंथेसाइज करने के लिए, उनको बनाने के लिए चाहिए होता है 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके बनने की प्रक्रिया कहलाती है एक्सटेंशन। समझ में आ गया। और इस तरह से एक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक इसी तरह से जब एक साइकिल डीएनए की कंप्लीट हुई, इसमें देखो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और ये आपको जब हम आरटीपीसीआर पढ़ रहे थे, वहाँ भी हल्का सा हमने जिक्र किया था कि जो फर्स्ट साइकिल होती है, जिसको हमने सीटी वैल्यू बोला था, कि फर्स्ट साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है। 2 स्ट्रैंड डीएनए के हुए, ये आपस में पहले अलग हो गए, देखो यहाँ पे दिख रहा है, एक स्ट्रैंड इधर अलग हो गया, 5 और 3
ये बेसिकली साइड्स होती हैं डीएनए की, 5 प्राइम साइड एंड 3 प्राइम साइड्स बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको, क्योंकि ये जनरल स्टडी के लिए लेक्चर है, एक कॉमन सी लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई जा रही है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म इसमें यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, फिर भी आप समझ लीजिए। तो डीएनए के जो एंड होते हैं दो होते हैं, एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम के जस्ट अपोजिट में 3 प्राइम होता है, 3 प्राइम के अपोजिट में 5 प्राइम होता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम अलग से एक डीएनए का जब जेनेटिक की सीरीज स्टार्ट करेंगे वहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड पहले अलग हुए, फिर अलग होने के बाद में क्या होता है, जो प्राइमर मिक्सचर में थे वो प्राइमर इसके साथ ऐड हो गए, ठीक है। जैसे ही प्राइमर ऐड हुए तो डीएनए टैग पॉलीमरेज आपको दिख रहा होगा जो ब्राउन टाइप का पीछे, डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ देखो 5 to 3 डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनते हैं। तो और यहाँ पे ग्रीन कलर के जो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, ये जो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है वो ये मिक्सचर से उठा के इसके साथ ऐड करके दूसरे स्ट्रैंड बना देता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड था, एक स्ट्रैंड से कितने बने, 2 स्ट्रैंड बन गए, ठीक है। अब इसी तरह से ठीक यही प्रोसेस, यही पूरी साइकिल फिर रिपीट होगी, और फिर क्या होगा, फिर 1 से 2 बनेंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा सेकंड साइकिल में जो होगा ये आएगी सेकंड साइकिल, ठीक है। तो सेकंड साइकिल में फिर 1 से 2 बने, यहाँ 1 से 2 बने, तो 2 से कितने हो गए 4। फिर इसी तरह से जब थर्ड साइकिल रिपीट होगी तो फिर 1 से 2 1 से 2 1 से 2, तो 4 से 2, हर एक से एक 2 बनेंगे, तो 4 से कितने बन जाएंगे 8। ठीक इसी तरह से क्या होता है, n नंबर ऑफ साइकिल्स में 2 की पावर n कॉपीज इसकी तैयार हो जाएंगी, जिसको हमने बोला था, जो साइकिल्स हैं n नंबर ऑफ साइकिल्स, इसको हमने बोला था सीटी वैल्यू। आरटीपीसीआर में इसमें आईसीएमआर ने कितनी सेट की हुई है, 34। अगर आईसीपीसीआर की रिपोर्ट 34 साइकिल्स से किसी की रिपोर्ट में वायरल दिख जाता है, वायरल आरएनए डीएनए दिख जाता है, तब उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव। और 35 के बाद भी साइकिल रन करने के बाद अगर वो नहीं दिख पाता तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिपोर्ट, ठीक है। अब होता क्या है, आपको यहाँ पे जो कलर दिख रहे हैं ना, बेसिकली क्या होता है कि हमें दिखेगा कैसे कि डीएनए की बहुत सारी कॉपीज तैयार हो रही हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर डाई ऐड की जाती है इसमें, इथिडियम ब्रोमाइड, और भी बहुत सारी डाई होती हैं लेकिन सबसे कॉमन नाम जो है वो है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड उस डीएनए के सेगमेंट, जो ये डीएनए आपको दिख रहे हैं ना, तो इन डीएनए के सेगमेंट पे क्या होता है, ये जो डीएनए दिख रहे हैं, जैसे जैसे डीएनए के सेगमेंट दिखते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होगा, डीएनए के हर एक सेगमेंट पर वो डाई ऐड होती जाएगी और वही कलर धीरे धीरे मात्रा में बढ़ता जाएगा। तो एक स्टेज पे आ गए, स्टेज कौन सी होगी, नंबर ऑफ साइकिल्स की। तो कई बार क्या होता है कि 20 साइकिल्स पे आके क्या हो जाता है, ये रुक जाता है, मतलब रुक जाता नहीं है, मतलब स्पेशली 20 साइकिल्स पे आके हमें ये कलर आसानी से दिख जाता है। इसका मतलब कि इस आगे साइकिल रन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ पीसीआर की साइकिल के बारे में कि पीसीआर की साइकिल क्या होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, पीसीआर साइकिल का जब सेगमेंट में, पीसीआर साइकिल की जो नंबर ऑफ साइकिल्स जो हमें चाहिए होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं, नंबर ऑफ रिजल्ट या डिज़ायर रिजल्ट जब हमें मिल जाता है, तब क्या होता है, बेसिकली उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसके द्वारा क्या करते हैं, उसको हम अलग करते हैं डीएनए सेगमेंट को। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये आफ्टर सेपरेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रो PHR फोरेसिस। तो ये एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, जो बिलियंस ऑफ कॉपीज या मिलियंस ऑफ कॉपीज जो तैयार हुई हैं, वो एज पर देयर साइज वो अलग होती जाती हैं। और उसी तरह से हमें क्या होता है, इसमें बैंड दिखते जाते हैं, लाइट और डार्क बैंड, ठीक है। और इन बैंड से ही हमें क्या होता है, अंदाज़ा लगता है। क्लियर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या है, एक तरह की एनालिटिकल प्रोसेस है। इसी से क्या होता है, एनालिसिस की जाती है, इसके सेगमेंट को, डार्क और लाइट बैंड को देख के ही एनालिसिस की जाती है कि रिजल्ट क्या रहा, जिस ऑब्जेक्टिव या जिस रिजल्ट के लिए पीसीआर को रन किया गया था, ठीक है। तो ये तो हुआ पीसीआर के बारे में। अब बाकी बचा तो वैसे काफ़ी कुछ है, लेकिन फिर भी अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।